आज जिस विषय पर हम बातचीत करेंगे वह विषय कुछ जाना पहचाना सा है, लेकिन कुछ अलग भी है। ये विषय तुलसीदास की कविता को लेकर अलग अलग तरीके से बातचीत की जाती है, और यह जो विषय है जिस पर आज हम बातचीत करेंगे, तुलसीदास और आधुनिक कवि मन। मित्रों, तुलसीदास, जिन्हें बाबा तुलसीदास भी कहा जाता है, और पूरे भारतीय साहित्य में सबसे अव्वल दर्जा दिया जाता है उन्हें कवियों में। भारतीय साहित्य के साथ साथ विश्व साहित्य में तुलसीदास की कविताई को लेकर जिस तरह से बातें होती हैं, जिस तरह से उनकी कविताई को लेकर चर्चा लगातार होती रहती है, आप देखें कि उनकी कविता की व्याप्ति इतनी ज़्यादा है। तुलसीदास के बारे में बातचीत करते हुए इस विषय पे किन कोणों पर चर्चा हम करेंगे, पहले मैं आपको ये बता दूं। मित्रों, तुलसीदास के कविता को लेकर, उनके रामचरितमानस को लेकर, उनकी कृतित्व को लेकर, उनकी विनय पत्रिका को लेकर, कवितावली को लेकर और अन्य रचनाओं को लेकर विस्तार से लेखकों, आलोचकों और शोधार्थियों ने लिखा है। लेकिन एक कवि के रूप में तुलसीदास को कैसे देखा जाए, आज के समय में तुलसीदास को कैसे देखा जाए, और तुलसीदास से एक बड़े कवि के रूप में हमें किस तरह से याद आते हैं, तुलसीदास की रचनाओं को देखने का क्या तरीका रहा है। तो मुझे लगता है एक कवि के रूप में जो एक मानक बनता है कि आने वाली पीढ़ियां जो होती हैं, जो कविता में संलग्न होती हैं, जो कविता रचती हैं, उनके मन में अपने पूर्वज कवि को लेकर क्या धारणा है उनकी, इस चीज को लेकर आज कुछ बातें हम आपसे करेंगे। आलोचकों ने कई तरह से बातचीत की है, लेकिन जो कवि हैं, खासकर जो प्रतिष्ठित कवि हैं, जो जनमन में व्याप्त कवि हैं, जो तुलसी की उस पूरी कविताई का प्रसार कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं कविता के माध्यम से, वो तुलसी को कैसे रचते हैं, कैसे तुलसी की कविताई को अपने चेतना में कैसे अनुस्यूत करते हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा मैं आज करना चाहूँगा आपसे। लेकिन ये मैं चर्चा करूँ इसके पहले तुलसी के बारे में कुछ बातें पहले कर लेते हैं, फिर मैं आधुनिक जो कवि मन है वह तुलसी की कविता को, उनकी कविताई को कैसे, किस तरह से देखता है, परखता है, किस तरह से उनकी कविता का मूल्यांकन करता है, इस पर बातचीत हम करेंगे। हम सब जानते हैं कि तुलसीदास मध्यकाल के सबसे महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य के सबसे पुरोधा कवि। भक्ति काल में जो सरणियाँ बनाई जाती हैं, जिसमें निर्गुण और सगुण की सरणी बनाई गई है, जो विभाजन किया गया है, उसमें राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि माने जाते हैं तुलसीदास। लेकिन तुलसीदास को लेकर जो मान्यताएं हैं, जिस तरह से तुलसीदास की कविता का मूल्यांकन किया जाता है, उसमें बार बार ये बात आकलन करने की है कि तुलसीदास को उनके रामचरितमानस जैसी महान रचना के लिए याद किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ तुलसीदास कैसे भाषा को लेकर अवधी में लिखते हैं, ब्रज भाषा में लिखते हैं। इसके साथ साथ उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं, उसमें रामचरितमानस के साथ साथ कवितावली, रामलला नहछू और विनय पत्रिका जैसी महान रचना है। मित्रों, मध्यकाल के इस कवि के मूल्यांकन के बारे में ये कहा जाता है बार बार कि तुलसीदास अपने दौर के या बाद के दौर में भी विस्तार के साथ देखें कि ऐसे कवि हैं कि जिनकी कविता के बारे में जब बातचीत की जाती है तो ये सत्य है कि जितना प्रहार तुलसीदास की कविता पर हुआ, जितनी प्रशंसा तुलसीदास की कविता की हुई या तुलसीदास की ही, उतना शायद हिंदी साहित्य के दूसरे कवि की नहीं हुई। इसके पीछे तुलसीदास के कविता, उनके कवि व्यक्तित्व की गहराई ही है, और इसका आकलन अलग अलग तरीके से किया गया। और आप ये देखें कि हिंदी आलोचना की जितनी धाराएं हैं, चाहे वो राष्ट्रवादी काव्य धारा हो, चाहे औपनिवेशिक कालखंड की विकसित आलोचना की धारा हो, चाहे
बाद की आलोचना की धाराओं में आप बातचीत करें तो प्रगतिशील हिंदी या मार्क्सवादी आलोचना की धारा को देखें, या तमाम समकालीन विमर्शों या अस्मितामूलक विमर्श के दौर की जो आलोचना की धाराएं हैं, उन सब में तुलसीदास को लेकर खूब लिखा गया। कहीं आलोचनात्मक तरीके से लिखा गया, कहीं प्रशंसात्मक तरीके से लिखा गया। लेकिन इन सब के बीच में एक धारा ऐसी है जो तुलसी की कविता को कविता की तरह देखना चाहती है, कविता की तरह परखना चाहती है, और उनकी कविता की जो मार्मिकता है, कविता की जो चेतना है, जो कविता में यथार्थ है अपने युग का, अपने समकालीनता का, और जो कालजयता का जो तत्व है, उन सब को देखना और परखना चाहती है। अब कविता का जो शास्त्रीय मानक है, लोक का जो मानक है, जन का जो मानक है, इन सारे मानकों के आलोक में तुलसीदास की कविता को देखने और परखने का उपक्रम भी हुआ है। एक बात और कि तुलसीदास के बारे में ये कहा जाता है अक्सर कि तुलसीदास समन्वय के कवि हैं। मुझे लगता है कि ये बात आंशिक रूप से ही सही है, क्योंकि तुलसीदास समन्वय के कवि नहीं है उस मायने में। तुलसीदास असल में तनाव के कवि हैं, तुलसीदास संघर्ष के कवि हैं, और तुलसीदास कई जगह प्रतिरोध के भी कवि हैं। तनाव और संघर्ष और मर्म के कवि हैं तुलसीदास। और तुलसीदास की पूरी कविताएं में अगर आप देखना चाहें, जिसको कम ही देखा गया है, कि जो मार्मिक स्थल हैं तुलसीदास की कविता में, वो बेजोड़ हैं। तुलसीदास की कविता में जो तनाव है, जो ट्रेजेडी है, जो किसी कवि को महान बनाती है, जो संघर्ष की चेतना है, वो तुलसीदास की कविता में भरी पड़ी है। और तुलसीदास की कविता के वो सारे अंश, रामचरितमानस को अगर हम लें, तो तुलसीदास बार बार उन अंशों की तरफ जब लिखते हैं तो उनकी कविताई देखते ही बनती। तो चाहे वो रामचरितमानस में तमाम सारे प्रसंग आते हैं, मैं उन प्रसंगों पर नहीं जाऊंगा, चूंकि मुझे आधुनिक कवि मन में तुलसीदास कैसे बसते हैं उस पर बात करनी है, लेकिन ये पृष्ठभूमि के रूप में मैं थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूं आपसे। तुलसीदास के इस स्वरूप के बारे में चर्चा करें तो आप ध्यान दीजिए कि तुलसीदास की यह जो मार्मिकता है, जो व्याकुलता है उनकी कविताई की या उनके कवि मन की, वो आपको दशरथ के यहाँ दिखाई देगी। दशरथ जब राम वन गमन होता है तो दशरथ की जो व्याकुलता है उसमें वो दिखाई देगी। वो दिखाई देगी कौशल्या के उस व्याकुलता में, जिसमें एक माँ और एक स्त्री मन का जो द्वंद्व है वहाँ दिखाई देगा आपको। आप इन सारे बिंदुओं के साथ अगर तुलसी को देखें, इसके साथ साथ सीता और राम के तमाम सारे वो प्रसंग, लंका कांड का वो प्रसंग, जिसमें जो वध करने के लिए किस तरह से उपक्रम करते हैं राम रावण का, और उसका वध हो नहीं रहा है, जिसमें त्रिजटा उनसे कहती है सीता के तई जो बातचीत, जो संवाद है, कि कैसे उसके हृदय में वैदेही बसती। ये सारे उपक्रमों की बातचीत इस तरह से की जाती है। आप तमाम सारे प्रसंग देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ ये आपको बता दूं कि तुलसीदास की कविता को देखने के लिए देखें कि अपने दौर की जो राजनीतिक सामाजिक यथार्थ की छवियां हैं वो उनके रामचरितमानस में किस तरह से आती हैं। कवितावली में उस दौर का जो सामाजिक यथार्थ है, जो गरीबी है, जो बदहाली है, वो तनाव, वो सब दिखाई देता है। और उनकी जो वैयक्तिक चेतना की कविता है, जो सबसे मजबूत और महत्वपूर्ण कविता मानी जाती है, जो ग्रंथ है विनय पत्रिका, इस तरह से कैसे एक बड़ा फलक रचते हैं तुलसीदास। और तुलसीदास के इन सारे संदर्भों को लेते हुए अगर हम तुलसीदास की कविता के कैनवस के बारे में बातचीत करें तो एक प्रसंग यहाँ उभरता है कि फादर कामिल बुल्के ने 300 रामायणों का जिक्र किया, लेकिन ऐसा क्या है कि रामचरितमानस जैसा ग्रंथ उन तमाम सारे रामायणों पर भारी पड़ता है। इसके पीछे तमाम सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण यह है कि जिसमें तुलसीदास जब लिखते हैं कि नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा, कल्प वेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनीसन गाए। तमाम सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन उन ग्रंथ रामायण को लेकर, राम के चरित्र को लेकर तरह तरह के ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन तुलसीदास का ये जो ग्रंथ है रामचरितमानस सबसे अलहदा है, सबसे विरल क्यों है। इस पर तुलसीदास ये कहते हैं कि कैसे शास्त्र से लेकर, लोक से लेकर उस पूरी परंपराओं को अनुस्यूत करता है वो कवि, और फिर अपने
चरित्र नायक राम के चरित्र को वो रचता है। एक बात यहाँ पर ज़रूर मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि तुलसीदास की जो कविता है, तुलसीदास का जो कवि मन है, तुलसीदास की जो कविता का जो कवि व्यक्तित्व है, उसमें ठसक बहुत है, उसमें प्रतिबद्धता बहुत है। उनको अपने कवि मन पर आप ध्यान दीजिए, भले वो बार बार अपने को किस तरह से कहते हैं कि मैं अक्षरों के बारे में नहीं जानता, विनम्रता से तमाम सारी स्थितियों के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन एक अंदर जो कवि मन है उनका, वो कवि मन जब कहता है, रामचरितमानस की इन पंक्तियों पर हमें विचार करना चाहिए कि भाषाबद्ध या भाखाबद्ध करब मैं सोई, अब मोरे मन प्रबोध जेहि होई। ये जो कहने का तत्व है, जो आस्था है, या कहा जाए जो शक्ति है एक कवि की, वही कवि को महान बनाती है। कि सब कुछ मैं भाषा में लिखूंगा, लेकिन सृजित उसी को करूंगा जो मेरे मन को प्रबोध मेरे मन में पैदा करेगा। मित्रों, ये शब्द जो है ये प्रबोधन काल से जुड़ता है। आप जानते हैं कि नवजागरण की पूरी चेतना जिसे प्रबोधन शब्द के साथ जोड़ा जाता है, तमाम सारे तंतुओं के साथ जोड़ा जाता है। इसमें आप ध्यान दीजिए कि एक कवि अपनी चेतना के बारे में जब बातचीत करता है तो यह कहता है वो कि मेरे मन में जो प्रबोध होगा, मेरे मन को जो सुहाएगा, मेरे मन को जो ठीक लगेगा, जो अच्छा लगेगा, जो मेरी चेतना को प्रभावित करेगा, उसको मैं रचूंगा। इसीलिए राम को लेकर खूब लिखा लोगों ने, राम कथा में अनगिनत ग्रंथ रचे गए थे, लेकिन जब रामचरितमानस में राम के व्यक्तित्व के बारे में लिखा तुलसीदास ने, तो तुलसीदास ने राम के व्यक्तित्व को ऐसे निर्मित किया कि वो जन जन के राम बन गए। अब यहाँ पर ये बात सही है कि जन जन के राम वो किस रूप में बनते हैं। अब यहाँ पर हमें एक कवि के रूप में, एक महान कवि के रूप में तुलसीदास की जो कविताई है, जो उनका सृजन है, उसका जो रिश्ता बनता है, उसकी बहुत सारी सरणियाँ हैं, उसकी बहुत सारी संवेदनाएँ हैं, उसके बहुत सारे तर्क वितर्क हैं। ये हमें अपने समय के साथ, अपनी चेतना के साथ देखना पड़ेगा कि तुलसीदास की कविता के साथ हम कैसे जुड़ते हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात करके मैं अगले पक्ष की तरफ चलता हूँ कि आप ये देखें कि तुलसीदास के बारे में हिंदी आलोचना में बस संक्षिप्त 2-3 मिनट में ये चर्चा मैं करूंगा कि तुलसीदास को लेकर हिंदी आलोचना में जो बातचीत हुई, उसके सबसे बड़े आलोचक के रूप में क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल आते हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पहले तुलसीदास की पूरी कविताई को लेकर जिस तरह से औपनिवेशिक ज्ञान मीमांसा में, या कहा जाए औपनिवेशिक आलोचना दृष्टि में, अध्यात्म को लेकर, नैतिकता को लेकर, मर्यादा को लेकर जो उसको ग्लोरीफाई किया गया, असल में वो तत्व तो हैं तुलसीदास के यहाँ, लेकिन वही तत्व नहीं है। बहुत सारे मर्म स्थल हैं, बहुत सारे द्वंद्व और तनाव और संघर्ष और चेतना, और जिसे हम आधुनिक शब्दों में तर्क कहते हैं, जिसे हम ज्ञान कहते हैं, जिसे हम बौद्धिकता कहते हैं, जिसे जीवन के तमाम सारे पहलू कहते हैं, सुख दुख और संघर्ष की छवियां कहते हैं, वो सब है कविता में, जो एक कवि को बड़ा बनाती है। लेकिन आप ये देखें कि उस कवि में औपनिवेशिक ज्ञान के आलोक में वो सारी चीज़ें नहीं देखी गई। उनके उस पूरी कविता में जो आध्यात्मिकता का रंग है, जो मर्यादा और नैतिकता का रंग है, ये सारी जो तमाम तत्व हैं, उनको बहुत ग्लोरीफाई करने की कोशिश की गई। ये बड़ा महत्वपूर्ण था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसा आलोचक, जो अध्यात्मवाद का विरोधी है, लेकिन वो अध्यात्मवाद के विरोधी होते हुए भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब गोस्वामी तुलसीदास जैसी की पुस्तक लिखते हैं, तो नैतिकता और मर्यादा और लोक मंगल के तमाम सारे वो जो तत्व जो उस दौर में आप देखें कि औपनिवेशिक ज्ञान कांड में जिनको टूल्स बनाए गए थे, उसके शिकार होते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आप ध्यान दीजिए कि गोस्वामी तुलसीदास जैसी पुस्तक में जब वह लिखते हैं कि गोस्वामी जी का समाज आदर्श वही है जिसका निरूपण वेद पुराण स्मृत आदि में है, अर्थात वर्णाश्रम की पूर्ण प्रतिष्ठा। ये बड़ी बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप ये ध्यान दीजिए
कि इन संदर्भों में अगर आप तुलसीदास को देखना चाहें तो शायद तुलसीदास का वो व्यक्तित्व तो उनकी कविता ही निखर। हाँ, ये बात सही है कि तुलसीदास की कविता को सबसे पहले विस्तार से समझने का काम हिंदी आलोचना में शुक्ल जी ने किया, लेकिन इसके वो शिकार हुए जिससे तुलसीदास की कविता के तमाम सारे मर्मस्थल, तमाम सारी चीज़ें हमसे शायद सामने नहीं आ पा रही थी। बाद में बहुत सारे आलोचकों ने अपनी अपनी तरह से काम किया, मैं उन सब का नाम नहीं लेता। उसमें एक पूरी लंबी फहरिस्त है तुलसीदास पर लिखने वाले हिंदी के आलोचकों के साथ पाश्चात्य आलोचना जगत में भी बहुत सारा काम हुआ है। लेकिन उसमें एक बड़े सहज तरीके से कुछ बड़ी बात कहने वाले आलोचकों में विश्वनाथ त्रिपाठी ने लोकवादी तुलसीदास नामक पुस्तक में बड़ी बेबाकी के साथ लिखा है। मित्रों, ये बात सत्य है कि आलोचना पर जब हम बातचीत करते हैं, जब अकादमिक जगत में बातचीत करते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि किसी कवि के बारे में बातचीत करते हुए उसमें जो हम यूटोपिया बनाते हैं, जो नैतिकता, मर्यादा, अध्यात्म, तमाम सारे रंग का, उसको उसी को तलाशते हुए उस कवि को ग्लोरीफाई किया जाए। असल में उसको कमतर आंकना होगा इस तरह से, जो तुलसीदास के साथ हुआ। और तुलसीदास के बारे में उनके मर्म स्थलों की पहचान करते हुए भी उनकी कविता की जो कमजोरियां हैं उसको भी स्वीकार करना चाहिए। और ये तुलसीदास की ईमानदारी थी कि तुलसीदास अपने पूरे संस्कारों के साथ बड़े कवि हैं, तो हमें अपनी आलोचना के संस्कारों के साथ, उसी प्रतिबद्धता के साथ तुलसीदास के कविता को मूल्यांकित करना चाहिए। इससे तुलसीदास का कद कहीं कमजोर नहीं होता, ये मुझे लगता है, ये होना भी चाहिए। तो आप देखें कि तुलसीदास के बारे में, लोकवादी तुलसीदास में, जो तुलसीदास के यहाँ वर्ण व्यवस्था को लेकर, जो मर्यादा और नैतिकता को लेकर जिस तरह उसको विकसित किया गया, या कहा जाए कि उसके साथ संगति बैठाई गई, उस पर प्रहार करते हैं समय और समाज के साथ कि हमारे आधुनिक समय और समाज में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ये तमाम सारी धार्मिक धर्मांधता है, उन सब को लेकर अगर वो हमारी गतिशीलता में बाधा उत्पन्न करते हैं, तो उस चीज को लेकर तुलसी के यहाँ जो चीजें लिखी गई हैं उसका प्रतिरोध करना चाहिए। और ये होना भी चाहिए, जैसे कि विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है लोकवादी तुलसीदास में कि निस्संदेह अवर्णों के प्रति ऐसी हृदयहीन पंक्तियां भी मध्यकाल के किसी अन्य कवि ने नहीं लिखी हैं। यह तुलसी का वर्ण व्यवस्था के प्रति जड़ मोह है और घोर पुनरुत्थानवाद है, जो जप तप करने और वरासन पर बैठने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को देता है। जिस विवेक के महत्व का गुणगान करते हुए तुलसी नहीं थकते, वह ऐसे अवसरों पर वर्णाश्रम व्यवस्था की कट्टरता से ढक जाता है। ऐसी पंक्तियों को लिखने के लिए तुलसी की सफाई देने की नहीं, उनकी और अधिक निंदा करने की जरूरत है। ये कहते हैं लोकवादी तुलसीदास में विश्वनाथ त्रिपाठी। मित्रों, यह जरूरी है इसको इस तरह से देखने और समझने के लिए, परखने के लिए। अब मैं ये बातें छोड़ता हूँ, मैं सीधे अपने उस मुख्य विषय पर आता हूँ। लेकिन उसके पहले रमेश कुंतल मेघ की वो पुस्तक तुलसी आधुनिक वातायन से, या बाद में अजय तिवारी ने, नित्यानंद तिवारी जी ने, कमलानंद झा जी ने और हमारे मित्र युवालोचक सर्वेश जी ने रामचरितमानस को लेकर, तुलसी को लेकर, उनकी कविता को लेकर कि एक कवि के रूप में, एक कविता के रूप में रामचरितमानस को कैसे पढ़ा जाए, एक बड़े कवि के रूप में कैसे तुलसी का मूल्यांकन किया जाए, बहुत मानीखेज और महत्वपूर्ण काम इन लोगों ने किया है। इसको देखने की जरूरत है। मैं अब उस प्रसंग में आता हूँ जिस पर हमें बात करनी है कि आधुनिक कवि मन में तुलसीदास कैसे बसते हैं। मित्रों, तुलसीदास एक ऐसे कवि हैं कि जो अपने रचना काल के बाद के कवियों के लिए कैसे एक चुनौती की तरह भी रहे हैं और एक प्रशंसा की तरह भी रहे हैं। और उनको बाद के कवियों में खासकर आप देखें कि रीतिकाल के दौर के बाद का जो आधुनिक काल का जो दौर शुरू होता है, उस आधुनिक काल में नवजागरण की चेतना के साथ जिन कवियों, मध्यकाल के जो कवि सबसे निकट इन कवियों को अपने निकट महसूस करते हैं, अपने निकट जिस कवि को ये महसूस करते हैं, उसमें तुलसीदास अव्वल हैं, सबसे ऊपर है। और चाहे वह द्विवेदी युग से शुरू करके बाद में प्रगतिशील कविता तक जाइए या अद्यतन कविता तक आइए,
अब उसमें ये बात सही है कि सब अपनी अपनी तरह से तुलसीदास की कविता और उनके व्यक्तित्व को अपने में ग्रहण करते हैं। ये गद्य में भी दिखाई देगा आपको, ये कविता में भी दिखाई देगा। लेकिन गद्य में भी जो कवि गद्य रचते हैं उनके यहाँ देखना, मैं आज उसी पर 2-4 बातें आपसे सामने रखूंगा कुछ कवियों के उदाहरण के साथ। मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण कवि के रूप में आधुनिक काल में अगर आप देखें तो मैथिली शरण गुप्त, जो उस पूरे संस्कृत किस तरह से उस पूरे दौर की कविता को लेकर वो बातचीत करते हैं और उस बातचीत में जिस तरह से विस्तार के साथ वो मैथिली शरण गुप्त साकेत जैसे काव्य को रचते हैं, और साकेत जैसा काव्य, उसके साथ पंचवटी जैसा काव्य, इन सारे के सारे काव्यों को अगर आप पढ़ें, इन महान इन रचनाओं को पढ़ें, तो कैसे मैथिली शरण गुप्त की पूरी कविताई में किस तरह से तुलसीदास की कविताई और राम कथा की वो पूरी परंपरा अनुस्यूत है। और तुलसीदास के उस पूरी कविता को लेते हुए कैसे नवजागरण की उस चेतना को, जिसमें स्त्री चेतना सबसे महत्वपूर्ण है, उसको लेकर उन्होंने साकेत जैसी रचना की। इसके पहले उन्होंने जो पंचवटी जैसी रचना रची, तो पंचवटी में आप देखें कि शूर्पणखा का जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व में कैसे स्त्रीवाद को लेकर, स्त्री की छवि को लेकर एक विकसित चेतना दिखाई पड़ती है मैथिली शरण गुप्त की। और उस विकसित चेतना को देखते हुए कैसे आप पढ़ें तो तुलसीदास की कविता की व्याप्ति वहाँ नजर आएगी आपको, कि जब शूर्पणखा मुक्त स्त्री की तरह कहती है कि मैं अपने ऊपर अपना ही रखती हूँ अधिकार सदा, जहाँ चाहती हूँ करती हूँ मैं स्वच्छंद विहार सदा। इस तरह की कविताओं से आप देखें कि वो एक जो रामचरितमानस में या उस दौर में तुलसीदास रच रहे थे, नवजागरण की उस द्विवेदी युगीन चेतना, जिसमें सुधार काल का वो जो दौर है, उसमें आके कैसे एक विस्तार पाती है कविता। और फिर वो साकेत जैसी रचना रचते हैं। साकेत, जिसका पहले उर्मिला के विरह के नाम से वो रचना थी, लेकिन बाद में उसका नामकरण साकेत रखा गया। और साकेत के साथ जब वो बातचीत करते हैं, आप ध्यान दीजिए, जिसमें संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। ऐसी पंक्तियाँ जब राम के तई मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, इसका मतलब यह है कि 20वीं शताब्दी में उस दौर में जो विश्व बंधुत्व की जो भावना है, जो विश्व दृष्टि है, वो राम के चरित्र में कैसे प्रखरता के साथ प्रकट होती है। क्योंकि आप इसमें एक चीज देख सकते हैं कि द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, और मैथिली शरण गुप्त प्रतिनिधि कवि के रूप में होते हुए 1931 के आसपास की यह रचना है, ये छायावाद के दौर की रचना है। लेकिन इस रचना में अपने पूरे युगीन परिवेश के साथ, अपनी पूरी चेतना के साथ, और कैसे उस बुद्धिवाद का प्रतिनिधित्व करते हुए कैसे वो उसको रचते हैं मैथिली शरण गुप्त। लेकिन मैथिली शरण गुप्त के यहाँ जो इतिवृत्तात्मकता है कविता की, जो कविता का पूरा सुधारवादी आंदोलन का जो दबाव है, उसके चलते वहाँ पर वो तुलसीदास और राम कथा को ले तो आते हैं, लेकिन उसमें वह चेतना नहीं उत्पन्न कर पाते, जैसा कि बाद में छायावादी दौर में होता है। मित्रों, छायावाद में अगर मैं ये कहूँ कि निराला तुलसीदास के बाद के हिंदी कविता के सबसे प्रयोगधर्मी और महत्वपूर्ण कवि माने जा सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण विविधताओं से भरे हुए कवि माने जा सकते हैं, जिनके यहाँ ओज भी है, जिनके यहाँ संघर्ष है, जिनके यहाँ तनाव है, जिनके यहाँ ट्रेजेडी है, जिनके यहाँ आत्मचेतना और आत्मसंघर्ष की पूरी गाथा है। उन सारे वैयक्तिक चेतना को सामाजिक चेतना के साथ जोड़कर देखने वाला कवि, महान नवजागरण की चेतना को अपने में अनुस्यूत करने वाला कवि, और आप देखें कि अपने संस्कारों के साथ, तुलसीदास जैसे अपने संस्कारों के साथ प्रतिबद्ध कवि हैं, वैसे ही निराला बेहद प्रगतिशील कवि होते हुए भी कैसे अपने संस्कारों को वह अनुस्यूत करके चलते हैं। इसमें कहीं दुराव छिपा वो नहीं करते, वो कमजोरी भी कई जगह नजर आ सकती है, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है कि एक कवि सिर्फ दिखावे में, अपनी कल्पना में ही बड़ा कवि नहीं हो सकता आदर्श दिखाने में, वो अपनी निजी संवेदना में भी उतना ही यथार्थ और ईमानदार होना चाहिए जैसे कि निराला है।
और निराला युग के साथ जो संघर्ष करते हैं, जो द्वंद्व है निराला का, जो तुलसीदास का अपने समय के साथ द्वंद्व है, वो चीज आपको निराला के यहाँ दिखाई देगी। इसलिए निराला के सबसे निकट के कवि हैं तुलसीदास। और मित्रों, तुलसीदास नाम से उन्होंने कविता भी लिखी, एक प्रदीर्घ कविता लिखी तुलसीदास के नाम से। तुलसीदास को मध्यकाल का नायक समझते हैं निराला। और निराला अपने समय में जिस दौर में ये कविता रचते हैं 1934 के आसपास, आप देखें कि स्वाधीनता आंदोलन में वह जो दौर है, निराला दो बड़ी कविताएं, प्रदीर्घ कविताएं लिखते। एक तो तुलसीदास, दूसरी राम की शक्ति पूजा। ये 1934 की कविता तुलसीदास है, 1936 की कविता है राम की शक्ति पूजा। ये दोनों जिस दौर में कविताएं लिखी गईं, वह अपने दौर के संघर्ष के साथ, उनके निजी जीवन के संघर्ष के साथ वह उपजती हुई कविताएं हैं। लेकिन कैसे एक नायक के रूप में वह तुलसीदास को चुनते हैं और दूसरे राम को चुनते हैं, तुलसी के नायक राम को चुनते हैं, दोनों पर बेजोड़ कविता लिखते हैं। यह है तुलसीदास की कविता का विस्तार। एक कवि मन कैसे उनको अपने अंदर आत्मसात करता है और आत्मसात करने के बाद कैसे उनको पुनर्सृजित करता है। तुलसीदास में किस तरह से वह वंचितों और दलितों की सामाजिक दशा का चित्रण करते हैं निराला, कैसे द्विजों पर प्रहार करते हैं, एक विस्तार वहां दिखाई देगा आपको। और वो जब लिखते हैं कि चलते फिरते पर निस्सहाय वे दीन क्षीण कंकाल काय, वे वर्णाश्रम रे द्विज उत्तम, वे चरण चरण बस वर्णाश्रम रक्षण के। ऐसी पंक्तियां जब लिखते हैं तो प्रहार करते हैं उस पूरी द्विज व्यवस्था पर, उस ब्राह्मणिक व्यवस्था पर प्रहार करते हैं। आप ध्यान दीजिए कि तुलसीदास को काव्य नायक को बनाते हैं तो तुलसीदास को सांस्कृतिक जागरण का सूर्य कहते हैं निराला। और निराला अपने में तुलसीदास की छवि देखते हैं और ये कहने की कोशिश करते हैं कि जिस दौर में जो दरिद्रता थी, जो महामारी थी, तमाम सारी विडंबनाओं के बीच में तुलसीदास कैसे का जो कवि मन है, वो कैसे एक सांस्कृतिक जागरण के सूर्य के रूप में उत्पन्न होता है। अपने दौर में अपनी कविता के माध्यम से वो कैसे एक नई संकल्पना और नया राम राज्य के बारे में बातचीत की जा सकती है। मैं उसके बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप देखें कि जो मर्म पैदा किया, जो चेतना पैदा किया उन्होंने, जो राम कथा के माध्यम से जन जन की जो उनकी व्याप्ति हुई या जन संवेदना को उकेरने की कोशिश की तुलसीदास ने, उसके साथ संघर्ष किया तुलसीदास ने, वह संघर्ष निराला का भी। और निराला उस संघर्ष के साथ अपने को जोड़ते हैं तो तुलसीदास जैसी रचना रचते हैं और उनके जीवन की बहुत सारी चीजें भी तुलसीदास से जुड़ती हैं। तुलसीदास के बारे में कहा जाता है कि रामचरितमानस में कैसे तुलसीदास ने रत्नावली का जो विरह था, उस विरह को कैसे सहा था उन्होंने, उसी तरह से कैसे मनोहरा देवी के विरह को सहा था निराला ने। निराला कैसे उस विरह को, एक तरह से आप देखें तो इस पूरी सरणी में कि राम का विरह, तुलसी का विरह और निराला का विरह, एक त्रिकोण कैसे बनता है। और इसमें तुलसीदास राम की शक्ति पूजा और रामचरितमानस को पढ़ने की जरूरत है। इसको अगर आप इस त्रिकोण के साथ पढ़ें तो एक कुछ आपको सारगर्भित और बेहतरीन कविता के मर्म स्थलों की पहचान आप कर सकते हैं। एक बात। दूसरे कि आप देखें कि तुलसीदास जब तुलसीदास को वो सांस्कृतिक सूर्य के रूप में दिखाते हैं, वैश्विक मायावी शक्तियों के खिलाफ लड़ने के लिए एक नए शक्ति का आवाहन करते हैं, तो यहाँ पर एक और बात कि निराला मात्र एक ऐसे कवि हैं आधुनिक हिंदी कविता के, जिनकी कविता में शारदा और सरस्वती शक्ति की जो संकल्पना है वो सांस्कृतिक चेतना के रूप में, सांस्कृतिक नवजागरण चेतना के रूप में आपको दिखाई देगी। ये आपको बहुत खास चीज दिखाई देगी और वो कैसे ऊर्जा प्रदान करती है, कैसे शक्ति प्रदान करती है। जब वो लिखते हैं उस अपने कविता में कि देश काल के शर से बिंध कर यह जागा कवि अशेष छविधर, इनका स्वर भर भारती मुखर होएंगी। ये कवि की आत्म सजगता और कवि का समय के साथ जो संवाद होता है, जो द्वंद्व होता है, उससे संघर्ष करके कैसे कवि निखरता है। उस पूरे औपनिवेशिक युग में एक तरफ कैसे राजनीतिक तमाम सारे आंदोलन विफल हो रहे थे और कैसे
उस दौर में आप ध्यान दीजिए कि एक नई चेतना की ज़रूरत थी और उस चेतना में एक नए सांस्कृतिक जागरण के अग्रदूत के रूप में तुलसीदास को ले आते हैं निराला। निराला की जो इस पर विस्तार से चर्चा मैं नहीं करूंगा, उनकी जो दूसरी कविता है राम की शक्ति पूजा, वो इसका विस्तार है। राम की शक्ति पूजा कविता में आप जानते हैं कि औपनिवेशिक शक्तियों के प्रतीक के रूप में रावण आता है और राम कैसे उस क्रांति दूत के रूप में, उसमें बहुत सारे अक्ष तलाश सकते हैं कि लेकिन राम के यहाँ सबसे महत्वपूर्ण अक्ष है निराला का स्वयं। निराला संघर्ष करते हैं जो निजी जीवन में परिवेश के साथ, चेतना के साथ, लेकिन उनका बार बार वो जब कहते हैं कि धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक जीवन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। ये जो द्वंद्व है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अपने समय के साथ वो जो द्वंद्व रचते हैं, इसके साथ राम के मन का जो द्वंद्व है और राम कथा का विस्तार यहाँ जिस रूप में होता है, ये द्वंद्व बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी से नई बौद्धिकता का जन्म भी होता है। ये जो निजीपन है, ये निजीपन सामाजिकपन के साथ का जो द्वंद्व है, उसके साथ कैसे अपने को सिरसता है एक कवि। और कवि मन में एक खास बात मैं जो बार बार ये आपकी तरफ आपको इशारा मैं कर रहा हूँ कि अपने समय के साथ जुड़ते हुए भी कवि का अपना निजी जो मन होता है, एक उसका जो निजी, उसकी जो मौलिकता होती है, वह उसको औरों से विरल बनाती है। निराला का यह जो मन है वो कभी जो थकता नहीं, जो कभी हारता नहीं, अपने काव्य नायक को भी संघर्ष करते हुए देखता है लेकिन हारते हुए नहीं देख सकता। वो संघर्ष करते हैं और कहते हैं कि संघर्ष करते हुए जीतना है। और जीवन के समर में तमाम सारी विडंबनाएं आएंगी, लेकिन शक्ति की जो मौलिक कल्पना की बात वो जब करते हैं तो ये खास बात है जिसकी तरफ बार बार निराला इशारा करते हैं। लेकिन यहाँ रुककर एक बात मैं ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा। निराला की कविता का वह स्वरूप जो राम की शक्ति पूजा में है, ये तो चेतना और उस दौर के नवजागरण की चेतना के साथ, स्वाधीनता की चेतना के साथ, उनकी निजी चेतना के साथ तो हम देखते हैं। लेकिन तुलसीदास जो रचते हैं, जो मर्मस्थल है, जो प्रेम का मर्मस्थल है, जो दुख का मर्मस्थल है, जो संवेदना का मर्मस्थल है, जो करुणा का मर्मस्थल है, मर्मस्थल कई होते हैं, उसमें जो प्रेम का मर्मस्थल है वो सबसे खूबसूरत मर्मस्थल है, जो मार्मिक संवेदना के साथ जो सांद्रता पैदा करता है। वो छवि जो बार बार राम को याद आती है। और आप देखें कि स्मृति चेतना जो हमारे नवजागरण की भी चेतना है, हमारे भारतीय चेतना में स्मृतियों को बहुत महत्व दिया गया है। और इस स्मृति चेतना पर अगर आप देखें तो एक तरफ जो वाटिका, जो पंचवटी का जो प्रसंग है जनक वाटिका का, जिसमें राम और सीता एक पहली बार एक दूसरे को देखते हैं, जिसमें भय विलोचन चारु अचंचल जैसा प्रसंग आता है, तुलसीदास रचते हैं। लेकिन राम की शक्ति पूजा में तुलसीदास जैसे स्वयं अपनी कविता को पुनर्सृजित कर रहे हैं। निराला कैसे इस प्रेम की पूरी छवि को कैसे पर्यावरण के साथ, पशु पक्षियों के साथ, फूल और पुष्प के साथ, वातावरण के साथ, मन के साथ, सबके साथ जोड़कर एक नई चेतना का निर्माण करते हैं। ये नई चेतना, ये नवजागरण की भी चेतना है और एक मन की चेतना है, एक प्रेम की चेतना है, जिसमें कवि जब कहता है ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तनया कुमारी का छवि अच्युत, देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन, विदेह का प्रथम स्नेह का लतांतराण मिलन, नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, कांपते हुए किसले झरते पराग समुदय, गाते खगनव जीवन परिचय तरुमलय वलय। ये पंक्तियां आप पढ़ें तो यह एक कवि के मर्म को निर्मित करती हैं। पंक्तियां उस प्रेम का वो जो स्वरूप है, जो चेतना पैदा करता है, किसके अंदर वो चेतना पैदा करता है? एक कवि के अंदर, एक चरित्र नायक के अंदर, और उससे वो ऊर्जा ग्रहण करता है, उसको संघर्ष करने की चेतना उससे मिलती है। तो ये जो पूरा तुलसीदास की व्याप्ति है निराला में, उसको कैसे एक पुनर्सृजन करते हैं उस पूरी कथा का, उस कवि का अपने समय के साथ
और कैसे एक चेतना अपने अंदर अर्जित करता है वो कवि। ये खास है। तो एक कवि मन तुलसीदास को किस तरह से देखता है, उनकी कविताएं को कैसे देखता है, उनकी कविता को कैसे पुनर्सृजित करने की कोशिश कवि करता है, ये आप देख और समझ सकते हैं। मित्रों, इसके साथ चूंकि अभी कुछ और कवियों पर बातचीत करनी है तो मैं ये प्रसंग छोड़ता हूँ कि निराला पंचवटी का भी प्रसंग आता है और तमाम सारे प्रसंग हैं, लेकिन मैं ये बात कह के यहाँ पर मैं आगे के कवि के रूप में त्रिलोचन का जिक्र करना चाहता हूँ। त्रिलोचन एक ऐसे कवि, त्रिलोचन के बारे में कहा जाता है कि प्रगतिशील हिंदी कविता की जो त्रयी है, जिसमें केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन और त्रिलोचन है। त्रिलोचन अवध जनपद के कवि, अवध की जो जनपदीयता है उसी जनपदीयता के काव्य नायक हैं तुलसीदास। तुलसीदास की रामचरितमानस जो अवधि में लिखी गई, अवधि में बेजोड़ कविता, अमोला जैसी कविता संग्रह है त्रिलोचन का। और त्रिलोचन जो काव्य नायक के रूप में, कवि के रूप में कैसे तुलसीदास को अपने अंदर महसूस करते हैं। और तुलसीदास के बारे में कहा जाता है कि तुलसीदास की कविता में जो काव्य भाषा है, उनकी जो भाषा की जो विविधता है उनके अंदर, जो कविता की विविधता, जो शास्त्र की विविधता है, उन सब को कैसे बहुत गहराई से अपने अंदर महसूसते हैं त्रिलोचन। और त्रिलोचन की इस कविता को बड़े ध्यान से पढ़िए। मैं दोबारा इसको पढ़ रहा था। इसमें जो त्रिलोचन तुलसीदास को याद करते हैं, तो तुलसीदास को याद करते हुए भाषा पर तो बातचीत करते ही हैं तुलसी बाबा। भाषा मैंने तुमसे सीखी, मेरी सजग चेतना में तुम रमे हुए हो। कह सकते थे तुम सब कड़वी मीठी तीखी, प्रखर काल की धारा पर तुम जमे हुए हो। और वृक्ष गिर गए मगर तुम थमे हुए हो, कभी राम से अपना कुछ भी नहीं दुराया, देखा तुम उनके चरणों पर नमे हुए हो। विश्व बदर था हाथ तुम्हारे उक्त दुराया, तेज तुम्हारा था कि अमंगल वृक्ष झुराया। मंगल कातर उगा देख कर उसकी छाया, विघ्न विशद के घन सर के मुंह कहीं चुराया। मुंह न आठों पहर राम के रहे राम गुण गाया, यज्ञ रहा तप रहा तुम्हारा जीवन भू पर, भक्त हुए उठ गए राम से भी यूं ऊपर। ये एक महान चीज है, ये महान कविता है। इस मायने में मुझे जो लगता है कि त्रिलोचन इस सानेट में, दिगंत में, ये जो कविता उन्होंने ये लिखी है तुलसीदास के प्रति, इसमें भाषा ही नहीं सीखी उन्होंने तुलसीदास की कविता का कैसे एक पूरा मूल्यांकन किया है। और तुलसीदास की कविता का मूल्यांकन करते हुए उनके कवि का दर्जा कैसे बड़ा प्रदान करते हैं। वो कहते हैं जब कि तमाम सारे झंझावात आए, लेकिन उन झंझावातों से टकराते हुए तुम अपनी कविता की जो तुम्हारी कवि की प्रतिबद्धता है, वो तुम्हारी भक्ति है। ये बात सत्य है। तो उस भक्तिमय के साथ तुम राम के साथ जिस तरह से जुड़े रहे, आप ध्यान दीजिए कि तुलसीदास की कविता, चाहे वो रामचरितमानस कवितावली और बाद में विनय पत्रिका की कविता पढ़िए आप, जो मर्म है तुलसी का, जो राम के प्रति है, राम के साथ जो वैयक्तिक चेतना के स्तर पर जिस तरह से संबंध अपना वो प्रदर्शित करते हैं, जो संवेदना प्रकट करते हैं, उसी संवेदना की बात करते हुए त्रिलोचन जब ये अंत में कहते हैं कि भक्त हुए उठ गए राम से भी यूं ऊपर, कि तुम ऐसे भक्त कवि हुए और ऐसी प्रतिबद्धता तुम्हारी कविता में और तुम्हारी भक्ति में थी कि तुम राम से भी ऊपर उठ गए। अब राम से ऊपर उठ जाने का मतलब यहाँ पर यह है कि तुलसीदास के एक कवि के रूप में जो सृजित करते हैं, वह सृजन उनको एक बड़ा कवि कैसे बनाती है कि अपनी रचना से भी बड़े बन जाते हैं। अपनी रचना में जो सृजन करते हैं उससे भी कैसे बड़े बन जाते हैं, और ये कवि कैसे बड़ा बनता है, अपनी प्रतिबद्धताओं के चलते बड़ा बनता है। ये खास बात है जो यहाँ वो कहने की कोशिश करते हैं। आप ध्यान दें कि इन सारे संदर्भों के साथ अगर जोड़ें तो आपको लगेगा कि त्रिलोचन कैसे प्रगतिशील कवि होते हुए भी तुलसी की कविता का जो मूल्यांकन अपनी कविता के मार्फत करना चाहते हैं, जो स्रोत अर्जित करते हैं।
कि छंदों की जो विविधता है, भाषा की जो विविधता है, जिसमें ब्रज भाषा से लेकर अवधि की जो लोक छंद है, जो लोक कविताएं हैं, लोक भाषा है, जो उसकी पूरी रवानी कैसे अपने अंदर महसूस करते हैं। क्योंकि प्रगतिशील हिंदी कविता में जो जनपदीयता है, जो लोक चेतना है, उसमें त्रिलोचन अवधि के एक बड़े कवि से एक दूसरा अवधि जनपद का कवि कैसे एक रिश्ता अपना बनाता है, इसके साथ साथ वह उसकी कविता का कैसे मूल्यांकन करता है। इसीलिए त्रिलोचन की भाषा में जब आप देखेंगे तो तुलसी जैसी विविधता आपको किस तरह से दिखाई देगी कि आप ध्यान दीजिए कि तुलसी के कविता के बारे में ये कहा जाता है कि आलोचना का कोई तत्व ऐसा नहीं है जो तुलसी की कविता को अपनी आलोचना में मूल्यांकित कर सके। ठीक वैसे ही त्रिलोचन के बारे में कहा, नामवर जी ने भी लिखा है, नए काव्य शास्त्र की जरूरत पड़ेगी त्रिलोचन की कविता को समझने के लिए। जो काव्य शास्त्र का बना बनाया मानदंड है, उससे त्रिलोचन की कविता को नहीं समझा जा सकता। ये बात कई सारे आलोचकों ने भी इस पर सहमति की है। आप ध्यान दीजिए कि इन संदर्भों को अगर आप लीजिए तो तुलसीदास की जो कविता है या उनका कवि व्यक्तित्व है, वो आधुनिक कवि मन में कैसे विराजता है, उसको कैसे पुनर्सृजित करते हैं, उसका विस्तार कैसे वो करते हैं, इसे बहुत गहराई से देखने की ज़रूरत है। त्रिलोचन ऐसे ही कवि हैं और त्रिलोचन की ये जो कविता है, जिसमें भाषा से लेकर भाव के वैविध्य को लेकर वह कैसे एक विस्तार से इसकी रचना करते हैं। अब केदारनाथ सिंह, मैं क्रम से कुछ बातें करता हूँ मित्रों। इसी क्रम में नागार्जुन को भी देखने की ज़रूरत है। नागार्जुन का पूरा व्यक्तियों की नागार्जुन ने सीधे सीधे उस तरह से तुलसीदास पर विस्तार से नहीं लिखा है, लेकिन नागार्जुन की जो कविता है, नागार्जुन कैसे तुलसी से जुड़ते हैं। उन्हें महामृत्युंजय का कवि वो कहते हैं। और तुलसीदास का जो पूरा व्यक्तित्व है, वह व्यक्तित्व नागार्जुन से जुड़ता है। नागार्जुन पर लिखते हुए नामवर सिंह ने बहुत अच्छी टिप्पणी की है कि किस तरह से नागार्जुन का जो पूरा कवि व्यक्तित्व है, कैसे वो जन जन के कवि हैं। किसानों और गरीबों के बीच में, जनता के बीच में जितनी लोकप्रियता नागार्जुन की कविता की है, उसके पहले अगर किसी कवि की कविता है तुलसीदास की कविता से जोड़ते हैं और ये बताने की कोशिश उसमें करते हैं वह कि तुलसीदास जिस तरह से जनप्रिय और लोकप्रिय कवि हैं, उसी तरह से नागार्जुन। तो नागार्जुन की तुलना तुलसी से करते हैं। तुलसी के कवि मानस में नागार्जुन कवि मानस में तुलसी कैसे रचते बसते हैं। ये नामवर जी के शब्दों को मैं पढ़ रहा हूँ कि नागार्जुन की गिनती न तो प्रयोगशील कवियों के संदर्भ में होती है, न नई कविता के प्रसंग में। फिर भी कविता में रूप संबंधी जितने प्रयोग अकेले नागार्जुन ने किए हैं, उतने शायद किसी ने किए हों। कविता की उठान तो कोई नागार्जुन से सीखे, और नाटकीयता में तो वे जैसे लाजवाब ही हैं। जैसी सिद्धि छंदों में, वैसा ही अधिकार बेछंद या मुक्त छंद की कविता पर। उनके बात करने के हजार ढंग हैं, और भाषा में भी बोली के ठेठ शब्दों से लेकर संस्कृत की संस्कारी पदावली तक इतने स्तर हैं कि कोई भी अभिभूत हो सकता है। तुलसीदास और निराला के बाद कविता में हिंदी भाषा की विविधता और समृद्धि का ऐसा सृजनात्मक प्रयोग नागार्जुन में ही दिखाई देता है। आगे वो लिखते हैं कि तुलसीदास के बाद नागार्जुन अकेले ऐसे कवि हैं जिनकी कविता की पहुंच किसानों की चौपाल से लेकर काव्य रसिकों की गोष्ठी तक है। ये बड़ा महत्वपूर्ण वक्तव्य है तुलसीदास से नागार्जुन को जोड़ने वाला। मित्रों, इसी संदर्भ में आप बात करें कि नागार्जुन के साथ केदारनाथ सिंह की कविता में, केदारनाथ सिंह जनपदीयता के कवि हैं। जैसे भोजपुरी जनपद बहुत विस्तार से उनके यहाँ दिखाई देता है, लेकिन कैसे बनारस से जो जुड़ाव है केदारनाथ सिंह का, और बनारस से जुड़ाव तुलसीदास का जो था, उसके साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण कविता है बनारस नाम से। मित्रों, उस कविता में तुलसीदास का जिक्र आता है। एक प्रगतिशील कवि कैसे तुलसीदास को कैसे बनारस की संस्कृति के साथ, किस तरह से बनारस एक ऐसा शहर जो हजारों साल से अपनी सभ्यता और संस्कृति को अपने में संजोए हुए, और सभ्यता संस्कृति को अपने में संजोए हुए, तो उसका मतलब यह है कि बनारस की उसी संस्कृति में तुलसीदास भी रचते बसते हैं।
तो तुलसीदास की खड़ाओं का जिक्र वो कवि करता है, केदारनाथ सिंह करते हैं अपनी कविता बनारस में। बड़ा दिलचस्प सा जिक्र है वह, मैं वो कविता पढ़ता हूँ, बनारस नाम से है कि यह धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को। इस तरह की कुछ भी गिरता नहीं है कि हिलता नहीं है कुछ भी, कि जो चीज़ जहाँ थी वहीं पर रखी है, कि गंगा वहीं है, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाऊं सैकड़ों बरस से। ये आप ध्यान दीजिए कि तुलसीदास की खड़ाऊं वहीं पर रखी है, वहीं पर सब कुछ है। ये इसका मतलब ठहराव नहीं है, इसका मतलब कि पूरी सभ्यता को सैकड़ों बरस बीत जाने के बाद भी तुलसी की कविताई और तुलसी का जो मन है, तुलसी की जो चेतना है, तुलसी की जो सजगता है और तुलसी की जो धरोहर है उनके कवि व्यक्तित्व का, और ये खड़ाओं के मार्फत वो कवि कहने की कोशिश करता है, उन सबको उसी तरह से संजो कर ये शहर रखे हुए। ये सांस्कृतिक शहर कैसे एक चेतना के साथ अपने पूर्वज कवि को कैसे संजो कर रखे हुए, ये कवि ही लिख सकता है। एक विशुद्ध आलोचक शायद इस तरह से नहीं लिख सकता। आलोचना में वो शब्द शायद नहीं आ पाते जैसे कि कविता में आते हैं, तो इसको इस तरह से देखा और परखा जा सकता है। मित्रों, मैं एक और कवि का जिक्र करके फिर गद्य के बारे में बात करके अपनी बात समाप्त करूंगा। नई कविता के दौर में तमाम सारे कवियों ने ऐतिहासिक तरीके से अपने तमाम सारे पुराने पौराणिक और ऐतिहासिक आख्यानों पर कविताएं लिखी। उसमें नरेश मेहता की एक कविता है संशय की एक रात, और वो जो आधुनिक चेतना की जो विडंबना है, जिसमें वो किसी भी चीज़ को पूर्णता में नहीं देखती, कैसे उसको किस तरह से अधूरेपन के साथ, या कहा जाए कि संशयग्रस्त मन के साथ वो कैसे चीज़ों को देखती है, उसी से वो नायक राम के व्यक्तित्व को रचते हैं। और राम के व्यक्तित्व का ये विस्तार तुलसीदास की कविता से होते हुए नरेश मेहता तक कैसे आता है, जिसमें वो जब लिखते हैं, उन्होंने लिखा है संशय की एक रात नाम की लंबी कविता है उनकी, बेजोड़ कविता है। उसमें वो कहते हैं, ओ मेरे आधे व्यक्तित्व के अधूरे मन, इन गूंगे संशयों अधूरी शंकाओं बहरे प्रश्नों का क्या होगा। इसको अंधायुग के साथ मिलाकर पढ़ने की ज़रूरत है, तब और स्पष्ट होता है। और तुलसीदास की कविता की जो पूरी बुनावट है, राम के चरित्र का जो विस्तार है, वो इस कविता में आके कैसे एक नई कविता में नएपन के साथ, आधुनिकता के नए बोध के साथ आपके सामने प्रकट होता है, ये खास बात है। मित्रों, बहुत सारा और भी उदाहरण है कवियों के यहाँ जिस तरह से चीज़ें आती हैं। नए कवि तुलसीदास को दलित कवि, नए युवा कवि तुलसीदास की कविता में बहुत सारे तंतुओं से सहमति भी प्रकट करते हैं उनके संवेदनाओं के साथ, लेकिन वो जो मर्यादा और नैतिकता और वर्णाश्रम व्यवस्था के साथ तुलसीदास की जो सहमति है, उसका मुखर विरोध भी कविता में दिखाई देता है। मुझे वो पंक्ति याद आती है देवी प्रसाद मिश्र जैसे कवि, जो बड़े महत्वपूर्ण कवि हैं समकालीन कविता के, जिसमें वो एक लंबी कविता लिखते हैं, उसमें एक नया प्रयोग करते हैं। उसमें वो खड़ी बोली में कविता लिखते हुए बगल में लोक भाषा में छोटे छोटे शब्दों, छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से कविता के समानांतर कविता रचते हैं, जिसमें वो तुलसीदास पर लिखा उन्होंने कि तुलसीदास तुहू बौरान्या काहे राजनीति कर डाली। ऐसे शब्दों का प्रयोग करके भी तुलसीदास को याद करते हैं आज के कवि। इसको उस पूरेपन के साथ देखने और समझने की ज़रूरत है कि किन बिंदुओं के साथ तुलसीदास को ये कवि देख रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ तुलसीदास का विरोध ही वो कवि कर रहा है। उस पूरी कविता को पढ़ें तो तुलसीदास को किस दृष्टिकोण से इसमें रचने और सिरजने की कोशिश कवि करता है। मित्रों, मैं अपनी बात समाप्त करूं इसके पहले एक बड़ी दिलचस्प सी किताब का जिक्र करके अपनी बात समाप्त करूंगा। राजेश जोशी हमारे समय के बड़े महत्वपूर्ण कवि हैं और उतने ही बड़े गद्यकार भी हैं, उतने अच्छे आलोचक भी हैं, लेकिन ये बात सत्य है कि मूलतः वो कवि हैं। वो आलोचना भी एक कवि मन से लिखते हैं। एक कवि की नोटबुक उनके कविता जो गद्य का शीर्षक है उनकी आलोचना पुस्तक का, वो उससे स्पष्ट भी होता है। उसी की दूसरी कड़ी में साहित्य समकालीनता और साहित्य नाम की उनकी पुस्तक है। उसमें अर्घान में वो एक शीर्षक से रामचरितमानस पर उनकी बेजोड़ टिप्पणी,
एक कवि मन एक अपने पूर्वज कवि की रचना को कैसे देखता है, कैसे उसके स्याह और सफ़ेद पक्ष पर बातचीत करता है। राजेश जोशी का वो जो लेख है बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अपने छात्रों को जरूर कहूँगा कि उसको पढ़ें और देखें कि एक प्रगतिशील कवि, एक बड़ा कवि अपने कैसे पूर्वज कवि के साथ, एक बड़े कवि के साथ कैसे रिश्ता बनाता है, उस अपने मानस में कैसे उसको सृजित करता है और तमाम सारे बिंदुओं की तरफ वह उसमें इशारा करते हैं। वो रामचरितमानस, उसका शीर्षक ही है कि रामचरितमानस पढ़ने के सुख और दुख, कुछ कोशिशें कुछ बहकें, इस तरह से वो उसमें देखते हैं। आप ध्यान दीजिए कि रामचरितमानस के बारे में वो जब लिखते हैं तो वो कहते हैं कि यह अपने दौर की महत्वपूर्ण रचना इस मायने में भी है कि इसमें जो नाटकीयता का तत्व है, कि जो कवि को सबसे ज़्यादा महान बनाता है, एक सृजनशीलता का सबसे बड़ा पैमाना जो होता है, उसमें जो नाटकीयता के तत्व हैं वो बेजोड़ है। उसका जिक्र करते हुए अपने उस आलोचनात्मक लेख में वो लिखते हैं, मैं उसको पढ़ता हूँ, फिर उस पर बात करके अपनी बात में समाप्त करूँगा। राजेश जोशी का वक्तव्य है साहित्य और समकालीनता पुस्तक से कि मुझे लगता है कि मानस के आधार पर एक अलग नाट्य सिद्धांत और नए नाट्य व्यवहार को विकसित किया जा सकता है। उत्तरकांड का एक दोहा देखना दिलचस्प होगा। कहा जा सकता है कि ब्रेख्त के एलियनेशन इफेक्ट का यह आदि विचार है। जथा अनेक वेश धरे नृत्य करई नटकोई, असोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोई। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थल है जिसकी तरफ इशारा करते हैं राजेश जोशी और कहते हैं कि इन पंक्तियों के साथ एक नए नाट्य शास्त्र का सृजन आप कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि तुलसीदास की कविता या तुलसीदास के कवि व्यक्तित्व को एक नया आधुनिक प्रगतिशील कवि किस तरह से सोचता है और देखता है। ये बात सत्य है कि वो बार बार इस लेख में कहते हैं कि काश तुलसीदास की कविता के सृजन में निर्गुण चेतना की वो धार होती तो कैसा होता। लेकिन इन सब के बीच में वो एक खास बात कहते हैं कि तुलसीदास की कविता की एक खासियत यह भी है कि तुलसीदास अपने राम का जो चरित्र है, वो जो राम के चरित्र में को जिस तरह से सृजना चाहते, जिस तरह से रचना चाहते थे, वह उनके कवि व्यक्तित्व की महानता है कि तमाम सारे तर्कों के साथ, तमाम सारे संवेदनाओं के साथ, पंक्तियों के साथ, जीवन व्यवहार के साथ, लोक व्यवहारों के साथ वो उसको देखने और समझने की कोशिश करते हैं और वो उस राम को जैसा चाहते हैं वैसा बनाने की कोशिश करते हैं और राम के चरित्र का वो पक्ष जो रचना चाहते हैं वह रचते हैं बड़े प्रतिबद्धता के साथ। इसी पुस्तक में उनकी टिप्पणी है राजेश जी की कि भक्तिकाल की शायद ही कोई कृति होगी जो मानस की तरह तर्क वितर्क करती हो। शायद ही दूसरा कवि होगा जिसने अपने मुख्य चरित्र की रक्षा के लिए इतनी विकट युक्तियां ईजाद की होंगी जिनमें कई बार तो कवि स्वयं ही फंसता सा नजर आने लगता है। आप ध्यान दीजिए कि यह एक दृष्टिकोण है तुलसीदास को देखने और परखने का। हमें सीखना चाहिए कि एक बड़े कवि के साथ कैसे रिश्ता हम बनाएं। मित्रों, कुछ बातें अंत में कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि तुलसीदास एक बड़े कवि हैं। ये बात बार बार हो चुकी है कि तुलसीदास की कविताओं को कविता की तरह पढ़ा जाए, लेकिन ये हमारे हिंदी पट्टी की बड़ी समस्या है, खासकर हिंदी क्षेत्र की, कि यहाँ की जो नवजागरण की चेतना है, जो आधुनिकता की चेतना है, वो इतनी अधकचरी है कि हम अपने कवियों के साथ जो रिश्ता बनाते हैं वह रिश्ते का प्रतिफलन तुलसीदास के यहाँ भी दिखाई देता है। हम तुलसीदास की कविता को एक मर्मस्पर्शी या बड़ी कविता और संघर्ष और एक बड़े उदात्त चेतना की कविता की तरह नहीं पढ़ते। हम कई बार उसको धर्म की कविता की तरह पढ़ते हैं, हम मर्यादा और नैतिकता की कविता की तरह ही पढ़ते हैं। हम उसे धर्म के खांचे में ही रख के देखने की कोशिश करते हैं। तुलसीदास के ऊपर, तुलसीदास की कविता की जो कमजोरियां हैं अगर कहीं कोई बता रहा है तो तुरंत हम नागभव सिकोड़ने लगते हैं। और तुलसीदास को मुझे लगता है कि एक बात सत्य है कि जनप्रिय कवि तो हैं तुलसीदास, लेकिन तुलसीदास की कविता में जो तमाम समस्याएं हैं वह उनकी जनप्रियता के चलते ही आई, क्योंकि जो जनता है, जनता जिस तरह से एक कवि को
सृजित करती है, जिस तरह से कवि को आत्मसात करती है, तो जनता के अपने बौद्धिक और लोकतांत्रिक चेतना पर भी डिपेंड करता है। तुलसीदास को हमारी जो खासकर हिंदी क्षेत्र की जनता है, वो तुलसीदास के कविता को कैसे कई जगह उदात्त भाव से लेती तो है किसानी चेतना की संस्कृति में, लेकिन उसके साथ साथ वह कैसे कई जगह वो छरित भी करती है। मित्रों, इस विडंबना के साथ अगर आप देखेंगे तब तुलसीदास को ज़्यादा ठीक से देख सकते हैं। दूसरी तरफ हमारी आलोचना की तमाम सारी सरणियाँ हैं, लेकिन इसके बीच में ये तो मैं नहीं प्रस्तावित करता है कि कवियों ने ही ठीक से देखा है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि कवि, एक जनप्रतिनिधि कर रहा हूँ मैं, जनमन का कवि, एक जन संवेदना के साथ सरोकार रखने वाला कवि, एक प्रगतिशील चेतना के साथ संवेदना रखने वाला कवि, जो पूरेपन के साथ कैसे तुलसी की कविता का आकलन करता है, तो ज़्यादा बेहतर निष्कर्ष हमारे सामने आते हैं। तुलसी की कविता में बहुत सारे अभी भी मर्म स्थल ऐसे हैं जो अपने समय और समाज की यथार्थ को चित्रित करते हैं। तुलसी अपने समय को भी रचते हैं, इसके साथ साथ तुलसीदास अपने समय के आगे की जो बातें कहते हैं वो हमारे समय और समाज, हमारे बाजार युग में, उत्तर आधुनिक युग के तमाम सारे द्वंद्वों के बीच में भी तुलसी की कविता को देखकर हम पढ़ और समझ सकते हैं। तुलसीदास की कविता में जो भाषा का जो बेहतरीन रूप है, तुलसीदास की कविता में जो आत्म चेतना और आत्म संवेदना का जो प्रगटीकरण है, जो स्वरूप है, तुलसीदास की कविता में जो नाटकीयता का तत्व है, तुलसीदास की कविता में संघर्ष का जो तत्व है, तनाव का जो तत्व है, ट्रेजेडी का जो तत्व है, तुलसीदास की कविता में करुणा जो मनुष्य को अधिक मनुष्य बनाते हैं, तुलसीदास की कविता में जो कमजोरियां हैं, ये सारी की सारी चीजें तुलसीदास को महान बनाती हैं। तुलसीदास सिर्फ राम राज्य का यूटोपिया जो बनाते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तुलसीदास इसलिए महत्वपूर्ण है कि तुलसीदास एक किसानी चेतना के कवि हैं, एक लोक चेतना के कवि हैं, जहाँ अपने स्याह और सफ़ेद रंग के साथ एक किसान पूरेपन के साथ दिखाई देता है। एक आम जनता जो भारतीय चेतना की जनता है, या लोक की जो छवि जिसमें है कि जिसमें सब कुछ होता है, जिसमें वह अपने स्वार्थ को भी प्रकट करता है, अपने संस्कारों को भी प्रकट करता है, अपनी कमजोरियों को भी प्रकट करता है, लेकिन संघर्ष उसके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति होती है। उसके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति होती है जीवन के साथ संघर्ष करना। इसलिए तुलसीदास के रामचरितमानस का गुटका जब गिरमिटिया मजदूरों के लिए शक्ति का आवाहन करता है, गिरमिटिया मजदूरों के लिए वह शक्ति का रूप बनता है, जिसमें वो कैसे एक विदेश जाते हैं, विदेश जाकर कैसे रामचरितमानस के गुटके को पढ़कर आत्महत्या नहीं करते, कैसे एक आम जनता के बीच में रामचरितमानस का जो गुटका है, उसका जो नायक है, वो तमाम दंश संघर्ष झेलने के बाद भी आत्महत्या नहीं करता, तो उसको पढ़ने वाला जो पाठक है वह भी आत्महत्या नहीं करता। वो इसलिए क्योंकि उसका जो काव्य नायक है, और तुलसी उसको उसी रूप में रचते हैं कि वो जीवन के साथ संघर्ष करता है। अब इन सारी चीज़ों को आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इसलिए ये व्याप्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसमें भावुक, कई जगह भावुक होने की भी बात है, लेकिन जीवन को जो आपको उत्कृष्ट बनाए, जो ज़्यादा चेतना संपन्न बनाए, ज़्यादा मनुष्य आपको बनाए, जो संघर्ष करने की चेतना आपके अंदर पैदा करे, जो तमाम विडंबनाओं से लड़ने की शक्ति आपके अंदर प्रदान करे, ऐसी जो काव्य पंक्तियां हैं, और इसके अलावा मर्म स्थलों की जो पहचान करने वाले जीवन के रूप हैं, जो जिजीविषा आपके अंदर पैदा करे, ऐसे रूपों को देखते हुए जब तुलसीदास के कविता को हम पढ़ेंगे, तुलसीदास की कविता का विस्तार हम देखेंगे, तो आधुनिक काल में निराला के यहाँ, चाहे त्रिलोचन के यहाँ, चाहे राजेश जोशी के यहाँ, चाहे केदारनाथ, चाहे नागार्जुन के यहाँ, या अरुण कमल के यहाँ, तमाम सारे कवि अपनी तरह से तुलसी का पुनर्सृजन करते हैं। और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे भारतीय समाज में, खासकर हिंदी समाज में, हर व्यक्ति तुलसी को अपनी तरह से सृजित करता है, लेकिन यह तुलसी का विस्तार भी है, तो यहाँ तुलसी की सीमाएं भी हैं कि अपनी अपनी तरह से सृजित करते हुए कई बार तुलसी की कविता की व्याख्या हम वैसे ही करने लगते हैं कि जैसे तुलसी हमारे बहुत निकट हैं, हम कर सकते हैं उनकी व्याख्या, लेकिन मित्रों उसके लिए एक आत्म सजग मन की ज़रूरत है, एक कर्तव्यनिष्ठ मन की ज़रूरत है, एक ईमानदार मन की ज़रूरत है, एक संवेदनशील मन की ज़रूरत है
कि आम जीवन में रचने और बसने वाले लोग सभी एक तरह से हों, सभी संवेदनशील हों, यह ज़रूरी नहीं है। तो तुलसीदास के बारे में बातचीत करना जितना सरल लगता है, मुझे लगता है उतना वो है नहीं। बड़ी सजगता की ज़रूरत है, उतनी ही संवेदना की ज़रूरत है, उतनी ही मर्म संवेदना की ज़रूरत है और उतनी ही करुणा की ज़रूरत है। ये सारी मांगे करती है तुलसीदास की कविता। खुद तुलसीदास इसीलिए जब कहते हैं कि मेरे मन में जो प्रबोध पैदा करने वाली चीज़ें हैं जब मैं रचता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि संकेत वह कर रहे हैं कि आपके अंदर भी एक चेतना होनी चाहिए मेरी कविता को समझने के लिए। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।